जय हिंद प्यारे साथी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और जिंदाबाद होंगे और ज़बरदस्त होंगे। पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं इतिहास को, तो इतिहास को और बेहतर कैसे बनाया जाए उसके लिए हम लोग रोज़ाना प्रयास करते हैं कि हम लोग रोज़ाना तैयारी करें और अपने जो इतिहास को उसको मजबूत किया जा सके, जिससे हमारा जीएस का एक पोर्शन मजबूत हो सके। जीएस के पोर्शन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इतिहास को कवर करते हैं। तो इतिहास आप किस किस एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं? अगर बात करें आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, आप इतिहास को ले सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। इसमें आपको कंटेंट में कोई ढिलाई नहीं मिलेगी। कंटेंट आपको बिल्कुल पेड क्लास की तरह आपको मिलने वाला है। जो आप कंटेंट पेड क्लास में प्राप्त करते हो वो कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिना किसी भी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। सिर्फ काम आपको करना है क्या, एक सब्सक्राइब करना है और एक बेल आइकन को दबा के रखना है जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है। तो बस ये 4-5 काम है जो धीरे धीरे मैक्सिमम अगर बोला जाए तो 2 सेकंड 3 सेकंड में हो जाएंगे। अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक अपना आज का क्या होने वाला है? टॉपिक आज का होने वाला है अपना दिल्ली सल्तनत। बहुत से बच्चे जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत एक बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक है, पर इसमें कितने शासन आते हैं, कितने इन्होंने शासक इस वंश में रहे हैं, क्या क्या दिल्ली सल्तनत पे हुआ है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि दिल्ली सल्तनत में क्या चौहान वंश थे, दिल्ली सल्तनत में क्या रजिया सुल्तान थी, दिल्ली सल्तनत में क्या गुलाम वंश था, दिल्ली सल्तनत में क्या खिलजी वंश था। तो आज आपकी वो क्वेरी सारी क्लियर हो जाने वाली है। आज आप समझेंगे दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे, क्या क्या वंशों ने शासन क्रम रहा है। सब वंशों को जानेंगे, ट्रिक वाइज जानेंगे, ट्रिक के माध्यम से सब कुछ जानेंगे। आपको याद हो जाएगा एक अच्छी प्रकार से। क्या कहेंगे, अगली बार अगर जब भी आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो कहोगे कि नहीं भैया, एक बार पढ़ चुका, मुझे याद है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। एक बार यहाँ से पढ़ के जाइए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोग दोबारा कहीं से नहीं पढ़ोगे अगर एक बार यहाँ से मन लगा के पढ़ लिया तो। अगर मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो फिर भैया बार बार पढ़ोगे, फिर भी समझ में नहीं आने वाला। अगर मन लगा के पढ़ोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा दिल्ली सल्तनत है क्या, कितने इसमें वंशक्रम है, कितने इसमें शासक है, किस शासक का क्या कार्य रहा है, सब कुछ जानेंगे। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब आ जाइए बोर्ड की ओर, देख लीजिए। यहाँ पे देखो भाई, क्या कहेंगे, बोर्ड की ओर देख लो। ओके दोस्त, आइए। अब सबसे महत्वपूर्ण कारण अपना टॉपिक होने वाला टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। क्या बोलेंगे भैया? आप बोलेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या कहेंगे? आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत। अब ये दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत को किस क्रम वाइज जोड़ें, कि भैया कन्फ्यूजन होती है कि दिल्ली सल्तनत को हम किस क्रम में रखें। कि कोई कोई कहता है दिल्ली सल्तनत 1200 के आसपास शुरू होती है, कोई कहता है कि दिल्ली सल्तनत 1300 के आसपास शुरू होती है, कोई कहता है कि दिल्ली सल्तनत 1100 के आसपास शुरू हो जाती है। तो बताओ कि सही क्रम क्या होगा दिल्ली सल्तनत का? तो दिल्ली सल्तनत का तो सही क्रम है वो होता है आपका 1206 से लेकर 1206 से लेकर क्या बोलेंगे, 1206 से लेकर 1526 तक। अब ये 1206 से लेकर 1526 तक क्यों क्रम माना जाता है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो गद्दी प्राप्त करी है, जो शासक आए हैं, क्या तुर्की जो शासक आए हैं वो दिल्ली सल्तनत में इसी समय काल में आए थे और इन शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर पूर्ण अपना शासन किया है। तो हम लोग बोले तुर्की आक्रमण या दिल्ली सल्तनत पर तुर्की शासन। तो तुर्की शासन इसी क्रम में रहा है। उससे पहले अगर बात करें तो चौहान वंश के शासक रहा करते थे इस पर। चौहान वंशों ने शासन किया इस पर, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनका शासन बहुत लंबा फैला हुआ था। अजमेर, राजस्थान और दिल्ली और 1-2 इलाकों में और फैला हुआ था। तो ये शासन किसका था? वो चौहान वंश का था। चौहान वंश को जब कोई आता है, एक शासक आता है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जब भारत आता है तो भारत में वो चौहान वंश को ख़त्म कर देता है, चौहान वंश की नींव को हिला देता है। चौहान वंश की नींव को हिलाने वाला व्यक्ति कौन था? महमूद गौरी। उसके क्रम में हम जब बात करते हैं तो हम जानते हैं कि महमूद गौरी जब आया भारत में तो उसने महत्वपूर्ण जो 2 आक्रमण थे, उसके 3 आक्रमण बोले जाएंगे, पर महत्वपूर्ण जो 2 आक्रमण जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो होते हैं आपके, कौन सा बोलेंगे आप, तराइन प्रथम और तराइन सेकंड। बात करें तराइन प्रथम की, तो तराइन प्रथम आपका कब हुआ था? आप कहेंगे भैया तराइन प्रथम हमारा 1191 में हुआ और तराइन सेकंड हमारा 1192 में हुआ, जस्ट इसके 1 वर्ष बाद। फिर बात आती है चंदवार का युद्ध। क्या बोलेंगे? चंदवार का बोले या चांदवार का युद्ध बोले, दोनों एक ही नाम है। इस युद्ध को भैया कब हुआ? ये बोलेंगे आप लोग हुआ, ये युद्ध हुआ 1164 में, सॉरी 1194 में, 1194 एडी में। तो 1194 एडी में जब ये युद्ध हुआ तो किस किस के मध्य हुआ था? आप लोग कहेंगे 1194 युद्ध में जब ये हुआ तो वो हुआ था किसके? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसमें जयचंद्र की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था।
उसके बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली पर पूर्ण अपना स्थापना कर लेता है। फिर क्या होता है, धीरे 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 कुछ वर्षों बाद मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो जाती है। 1206 में जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके जो गुलाम थे, क्या कहेंगे, मोहम्मद गौरी के कुछ गुलाम, तो कुछ गुलाम में से प्रथम गुलाम जिसको हम बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत में प्रथम शासक रहेगा गुलाम वंश का। यहाँ हम लोग जानेंगे उसको गुलाम वंश के बारे में। सबसे पहले दिल्ली शासनकाल में जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कितने शासन रहे हैं। तो उसका शासनकाल पहले बात करें तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल बोला जाता है 1206 से लेके 1526 एडी तक, 1526 एडी तक। कहीं कहीं कुछ कुछ लोग इसको 1707 भी बोलते हैं, पर आपको जो मानना है वो 1526 मानना। 1526 में बाबर आ जाता है जो कि मुगल वंश का शासक होता है, क्योंकि उसके बाद मुगल वंश शुरू हो जाता है। तो फिर हम उसको दिल्ली सल्तनत में नहीं जोड़ेंगे, उसको तुर्क शासन में नहीं जोड़ेंगे, वो मुगल थे, ये तुर्क हैं। ओके दोस्त, क्लियर है? किसी भाई को कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट भैया, ऑलरेडी क्लियर। ओके दोस्त, अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पर शासक। क्या बोलेंगे? या बोलेंगे शासन या वंशक्रम। इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या होने वाली है? ट्रिक हम लोग कहेंगे वंशक्रम। कौन कौन से वंश इस पे आए? तो भैया ट्रिक क्या है? ट्रिक है जीके। आप कहेंगे जीके तो क्या कहेंगे? जीके तो सरल लगती है। भैया जीके तो सरल लगती है, आसान ट्रिक है, समझ जाओगे, कोई मुश्किल नहीं होने वाली। अब बात करते हैं इन क्रम वाइज। क्रम भैया क्या होने वाला है? जैसे जीके से आप बोलेंगे गुलाम वंश, गुलाम वंश। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे जीके से भैया गुलाम वंश हो जाता। अच्छा भैया, जीके से गुलाम वंश होता तो के से क्या होगा? जी से तो गुलाम वंश हो गया, तो के से आप कहेंगे खिलजी वंश। खिलजी भैया कौन सा खिलजी? वो वाला खिलजी जो जिसने जयपुर में क्या बोलते हैं हमला बोला था, रानी पद्मावती कहानी सुनी है ना, वही, हाँ वही वाला जय खिलजी। जिसने फिल्म देखी ना पद्मावत फिल्म, किसने देखी है? वही वाला खिलजी है ये। फिर इसके बाद गुलाम खिलजी, फिर कौन आएगा? फिर आएगा तीसरे तुगलक। कौन सा वंश आ गया इस पे? तुगलक। आप कहेंगे भैया फिर तुगलक वंश आ जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे हमने किसको जाना? फिर हमने जाना सैयद वंश को। क्या बोलेंगे? सैयद। कौन सा वंश? आप कहेंगे भैया फिर आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश के फिर कौन बढ़ता है? फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश के क्रम क्या रहेगा? लोधी वंश। अब इन वंशों का हम लोग क्रम जान लेते हैं कि ये कब से कब तक इन्होंने शासन किया है। तो सबसे पहले बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश ने कितना शासन किया है? इन्होंने किया 1206 से लेके 1290 तक। 1206 से लेके 1290 तक शासनकाल किसका रहा है? आप कहेंगे 1206 से लेके 1290 तक रहा है गुलाम वंश का शासनकाल। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने जाना कि गुलाम वंश के बाद शासनकाल आता है खिलजी वंश का। खिलजी वंश ने कब से कब तक किया है? आप कहेंगे 1290 से लेके 1320। कितना? 1290 से लेकर 1320 तक ये शासन करते हैं। ओके भैया, इनने शासन किया। फिर बच्चे आप क्या कहेंगे? बच्चे आप कहेंगे कि भैया फिर बताओ तुगलक वंश ने शासन कितना किया? तो तुगलक वंश का आप शासन कहेंगे 1320 से लेके 1414 तक। 1320 से लेके 1414 तक। तो 1320 से लेकर 1414 किसने किया? आप कहेंगे तुगलक वंश ने। उसके बाद एक वंश फिर आता है, उसका नाम है सैयद वंश। तो सैयद वंश भैया कब तक शासन करता है? तो आप कहेंगे सैयद वंश का जो शासन रहा है 1414 से लेकर 1450 तक। क्या कहेंगे? 1414 से लेकर 1450। 50 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ जाओगे ना? ओके। फिर बात करते हैं आखिरी शासन जो लोधी वंश का शासन है। आप कहेंगे लोधी वंश का शासन कब से कब तक रहा है? तो आप कहेंगे भैया 1450 से लेकर 1526 तक। कितना? लगभग 76 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। 1450 से लेके 1526 तक। तो भैया इतना लंबा शासनकाल क्या दिल्ली सल्तनत में इतने शासन हुए? हाँ। आप कहेंगे भैया दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया। क्या कहेंगे आप? कुल वंश कितने हुए? कुल वंश आप कहेंगे 5। इनकी संख्या क्या होने वाली? 5 वंश कुल वंश जो थे दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। क्या कहेंगे? 5 वंश। 5 वंश है, उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 5 वंशों के नाम आप मुझे बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी कि 5 वंशों का नाम क्या है। अभी मैंने आपको बताया, ट्रिक लिख के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। ट्रिक भैया ये है कि जीके तो सरल लगती है। ट्रिक लिखो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, अपने टाइपिंग जल्दी जल्दी कर दो। फिर उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा नहीं टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई पे फोकस रखो बस। कॉपी किताब हाथ में लेके रखना, कॉपी किताब जरूरी हाथ में लेके रखना।
समझ में तभी आएगा जब कॉपी किताब हाथ में लेके बैठोगे। कि अब यह बात कर लेते हैं, ट्रिक हो चुकी है अपनी। ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, 5 वंशों ने शासन किया। ये क्रम वाइज शासन है, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो। भैया क्रम वाइज पढ़ने का मतलब क्या है हमारा, क्यों हम क्रम वाइज बता रहे? भैया आगे पीछे भी कर सकते थे आप। आगे पीछे करने का मतलब ये है, नहीं करने का मतलब ये है कि अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, प्लस कन्फ्यूजन हो जाएगी। दूसरी बात ये आती है कि जब एग्ज़ाम में पेपर बनता है तो पेपर में कभी कभार ये प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में उन सब वंशों को क्रम वाइज लगाएं जो एक क्रम से चले थे। तो क्या कहेगा, दिल्ली सल्तनत के शासकों को क्रम वाइज लगाएं, या बोलोगा वंशों को क्रम वाइज लगाएं। तो फिर आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हो कि भैया क्रम वाइज लगाने का मतलब क्या हुआ। अब क्रम वाइज आपको पता ही नहीं है तो क्रम वाइज कैसे लगाओगे। तो इसी प्रकार से मैंने इसलिए क्रम वाइज बनाया इसको कि आप क्रम वाइज इसको लगा सकते हो। ओके, तो क्रम वाइज जरूर लगाना इसको। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया क्रम वाइज लगाना वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसको वेरी इंपॉर्टेंट बना ली। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्या, आसान रहेगा आपको समझने के लिए। और एक ट्रिक हम लोग बाद में जानेंगे, जब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, जब हम जानेंगे मुगल वंश के बारे में, तो वहाँ पे भी हमने ट्रिक लगाई है। यहाँ पे क्या आप लोग जितनी ज़्यादा ट्रिक से काम करोगे बेटर रहता है, पर ट्रिक कभी कभार काम नहीं आती। तो मैं तो ये कहूँगा बिना ट्रिक के आप लोग सीखें तो वो बढ़िया रहेगा, जिससे आपको हर समय याद रहे। बाई चांस ट्रिक भूल गए फिर क्या करोगे। तो बिना ट्रिक के याद करना सीखो, अच्छी बात रहती है, बढ़िया रहता है। ओके, चलिए, ये मेरा कहने का हक था आप लोगों के लिए। बच्चों कह सकता हूँ, किसी को कोई बुरा लगा तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में कि भी सर गलत बोल दिया आपने, उसके लिए रियली सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। चलिए, इस क्रम को मैं मिटाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वंश को। हम लोग इसी क्रम वाइज बढ़ते जाएंगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यहाँ तक हम लोग इसी क्रम वाइज शासकों को पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे जाने जाएंगे। अब बात कर गुलाम वंश में। ओके, अकेले ये गुलाम वंश के 11 शासक हैं। गुलाम वंश में कुल कितने 11 शासक हुए, उन शासकों के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। ओके, खिलजी, लोधी, ये सब अलग अलग वंश हैं। गुलाम वंश में कितने शासक हैं उन सब के बारे में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, ओके, फिर रजिया सुल्तान, ये सब कहाँ हैं, ये गुलाम वंश के ही हैं। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या करते हैं, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक याद है ना, टॉपिक कौन सा चल रहा है, टॉपिक आप लोग कहेंगे भैया दिल्ली सल्तनत टॉपिक चल रहा है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। शासनकाल मैंने बता दिया, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा है, तो आप कहेंगे 1500 क्या बोलेंगे 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलता है। किसी को कोई डाउट बोलेंगे भैया नो डाउट, अगर है तो हाँ यस लिखो भैया। मेरे कहने से मत बोलना कि नो डाउट, नहीं तो बोल दो, मेरी आदत पड़ चुकी है बार बार बोलने की नो डाउट वाला। ओके, वो तुम्हारे हिसाब से, अगर आपको लगता है कि नो डाउट तो बोल दो नो डाउट, अगर लगता है डाउट तो लिख दो डाउट। सॉल्व किया जाएगा आपका डाउट, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके दोस्त, अब हम लोग पहले शासन क्रम के बारे में जानते हैं। पहला वंश कौन सा रहेगा, इस वंश को हम लोग 2 से 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं। 2 से 3 वीडियो में भैया क्यों, क्योंकि 2 से 3 वीडियो बड़ा दो वीडियो में कर दूंगा। चलो 2 से 3 2 वीडियो में इसको कवर हो जाएगा, आज की और नेक्स्ट वीडियो में। 2 वीडियो में तो आपका गुलाम वंश कवर हो जाएगा, उसके बाद लोधी, उसके बाद सैयद, ऐसे ऐसे धीरे वैसे करते जाएंगे। ओके दोस्त, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ओके, गुलाम वंश, गुलाम वंश कब से कब तक चला, आप कहेंगे 1206 से लेके 1290 तक। किसने शासन किया, आप लोग ये जरूर रखना कि एडी, या हिंदी वाले लिखे तो ईस्वी, क्या कहेंगे एडी या ईस्वी। तो भैया ये शासन इन्होंने इतने वर्ष तक किया। ओके भैया, अब इतने वर्षों तक किया, अच्छी बात है, पर भैया एक ना बात समझ नहीं आ रही मुझे, आप बता दो क्या कि इस वंश का नाम गुलाम क्यों पड़ा। भैया गुलाम वंश नाम क्यों पड़ रहा है इस वंश का, और भी वंश पढ़ सकता था। गुलाम वंश पढ़ने का मतलब क्या था ना, कि ये जो शासक है, ये जो गुलाम शासक है, ये किसके गुलाम थे, आप कहेंगे ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो जब मैंने आपको गुलामों के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कितने गुलाम थे। तो जैसे गुलाम के बारे में पढ़ाया था ना मैंने, तो बताया था गुलाम एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी, और 2 बताओ, 2 कौन थे उसके परिवार से संबंध रखते थे 2, एक तो उसका जीजा था और एक उसका दामाद था, सॉरी ससुर था उसका। बताओ कौन थे वो, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, मुझे दोनों बताओ। मैं भूल गया, चलो मैं भूल गया, आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या कहेंगे, गुलाम वंश।
तो गुलाम वंश नाम पड़ने का कारण क्या है कि ये लोग गुलाम थे खिलजी के, खिलजी के गुलाम थे। तो जब खिलजी यहाँ से चला जाता है तो ये अपने जो शासन की बागडोर किसके हाथ में समा के जाता है, तो आप कहेंगे अपने शासन की जो बागडोर है वो किसको दे देता है, वो दे देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का प्रथम शासक रहेगा। क्या कहेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का संस्थापक बोले या फिर पापा बोले। हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं पापा, क्योंकि उस वंश की स्थापना करने वाला वही होता है, तो उसको हम लोग पापा के नाम से संबोधित करते हैं। तो अब क्या कहेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का शासन होने वाला है, पापा होने वाला है। तो क्या रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का पापा होने वाला। अब हम बात करते हैं इस वंश का कोई अन्य नाम भी है भैया, तो आप बोलेंगे अन्य नाम इसका क्या है, अन्य नाम। तो आप लोग कहेंगे भैया इस वंश का कोई अन्य नाम है, हाँ अन्य नाम है। क्या अन्य नाम है, आप लोग कहेंगे ममलूक वंश। क्या कहेंगे, क्या भैया ममलूक वंश इसका अन्य नाम है, हाँ भैया ममलूक वंश इसका अन्य नाम है। तो आप बोलेंगे भैया ममलूक वंश जो अन्य नाम है किसने दिया ये नाम भैया, तो आप कहेंगे नाम इसने जो दिया है, तो बच्चे आप क्या कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि क्या कहेंगे, हबीबुल्लाह। क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया कि इसका जो नाम है वो हबीबुल्लाह है, हबीबुल्लाह ने दिया है। हाकिम, हबीबुल्लाह ने दिया। क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे हबीबुल्लाह ने इसको ममलूक वंश का यह नाम दिया। तो भैया यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बोलेंगे नो डाउट भैया। अब यहाँ से हमें दो क्वेरी क्लियर होगी कि इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं और इसका नाम कैसे पड़ा ममलूक वंश। तो इस पेपर में ममलूक वंश भी पूछ सकता है, गुलाम वंश पूछे, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब बात करते हैं इस पर शासक। तो शासक कितने रहेंगे इसमें, शासक कुल, अगर बात करें कुल शासक कितने रहेंगे, तो आप कहेंगे भैया कुल शासक इसमें 11 शासक शासन करने वाले होने वाले हैं। कितने शासक होंगे, आप कहेंगे भैया इस वंश में 11 शासक रहेंगे जो कि गुलाम वंश पर कब्जा करेंगे। कब्जा करेंगे मतलब क्या होगा, गुलाम वंश में शासन करेंगे और दिल्ली सल्तनत पर ये शासक रहने वाले हैं। किसी को कोई डाउट, बोले भैया नो डाउट, वी आर क्लियर फॉर भैया, नो डाउट ऑल क्लियर। ओके दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं इस वंश के संस्थापक के बारे में। क्या कहेंगे, आप कहेंगे संस्थापक। तो भैया किसी वंश को हम पढ़ने से पहले उसके पापा के बारे में जरूर जानते हैं ना, तो जानते हैं इसके पापा के बारे में, कौन है इस वंश का पापा, तो ये संस्थापक कौन रहेगा, तो आप भैया कहेंगे संस्थापक इस वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। भैया कुतुबुद्दीन ऐबक वही कुतुबुद्दीन जिसने कुतुब मीनार का निर्माण किया, हाँ भैया वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण किया। अच्छा भैया वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया, हाँ भैया वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया। अच्छा भैया वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो चौगास खेलते वक्त गिर पड़ा था घोड़े से, उसकी मृत्यु हो जाती है, हाँ वही कुतुबुद्दीन ऐबक की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन रहेगा, इस वंश का संस्थापक या बोले कि इस वंश का शासक, जो कि इस वंश को स्थापित करता है और इस वंश को गुलाम वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और ले जाता भी है आगे तक। इसका शासनकाल ज़्यादा लंबा नहीं है, 4 वर्षों तक शासन किया इसने गुलाम वंश में। उसके बाद इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पुत्र आते गए, इसके बाद कोई और गुलाम रहा था वो गुलाम आता गया। उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो भैया इसने शासन किया, ये भैया तक कब तक रहा है इस वंश पे, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो वंश पे रहा है वो कहेंगे 1206 से लेके 1210 तक। 1206 से लेके 1210 इसने शासन किया है, कहाँ पर, दिल्ली सल्तनत पर। शासनकाल बोले तो इसका किसका शासनकाल, आप कहेंगे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेके 1210। क्या कहेंगे, एडी कहेंगे बीसी कहेंगे, एडी कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, एडी। बीसी कहेंगे तो पिटोगे फिर, किसी ने भी अगर एडी कहा तो बढ़िया है, किसी ने अगर बीसी कहा तो समझ लो भाई क्या होने वाला तुम्हारा हाल। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि बात करें सबसे पहली बात कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, आप कहेंगे गौरी का गुलाम था। क्या कहेंगे, यह गौरी का गुलाम था। गौरी के कुल गुलाम कितने थे, तो आप कहेंगे गौरी के कुल गुलाम 40 थे, सॉरी 4 थे। 4 में से कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी और 2 आप लोगों को मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, बताओ कमेंट बॉक्स में। जो कि इसका एक ससुर था इसका और एक जीजा था, बताओ। गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम था ये। ओके, मैं बोल रहा गौरी का गुलाम, गौरी इसका गुलाम नहीं था, गौरी का गुलाम था ये। ओके, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है।
इसको गौरी ने एक पद दिया था जब ये शासक नहीं था, जब गौरी जिंदा हुआ था, तो इसने गौरी ने इसको पद दिया था। उस पद को हम क्या बोलते थे? पद को बोलते थे अमीर ए नाखूर। क्या बोलेंगे? अमीर ए नाखूर। अमीर ए नाखूर। तो भैया अमीर ए नाखूर का मतलब क्या होता है? अमीर ए नाखूर का मतलब होता है हाथियों के अष्टबल का रक्षक या हाथी के अष्टबल का प्रमुख। क्या बोलेंगे? घोड़े का, हाथी बोल रहा हूँ, घोड़े के अष्टबल का प्रमुख। आप कहेंगे भैया अमीर ए नाखूर का मतलब होता है घोड़े के अष्टबल का प्रमुख। तो भैया घोड़े के अष्टबल का प्रमुख कौन था? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये सब चीज़ें किसके बारे में बात करें? हम लोग बात करें प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और क्या बात है? अब हम बात करें इसके अन्य नाम के बारे में। तो अन्य नाम क्या होने वाले हैं? आप कहेंगे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम भी। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के कुल अन्य नाम है। किस लिए अन्य नाम पड़े? क्यों अन्य नाम पड़े? जैसे बात करें, एक नाम पड़ता है लाख बख्श, पील बख्श, ओके, पील बख्श, हातिम ताई सेकंड, ओके, चंद्रमा का देवता, ये इसके नाम है। किस वाले नाम का मतलब क्या है? जैसे किसी को बोले लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब क्या हुआ? लाख बख्श का मतलब लाखों का दान करने वाला। ये लाखों का दान करता था, अपने आप को जो भी इसके पास होता था ज़्यादातर दान कर दिया करता था लोगों में, या कहीं कहीं मस्जिदों में, या अलग अलग जगह पे ये दान किया करता था, तो इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। फिर क्या बोलेंगे? फिर आप बोलेंगे पील बख्श भी कहा गया भैया इसको। क्या? हाँ, तो आप कहेंगे भैया इसको पील बख्श भी कहा गया। अच्छा भैया, इसको पील बख्श भी कहा गया। भैया पील बख्श का मतलब क्या होता है? पील बख्श का मतलब होगा, आप कहेंगे हाथियों का दान करने वाला, जिसने हाथियों को दान किया है, हाथियों को दान करने वाला, करने वाला। अच्छा भैया, ये हाथियों का दान भी करता था? हाँ, ये हाथियों का भी दान करता था। तो बच्चे आप बताएंगे कि भैया और नाम, अन्य नाम बता देते। तो बच्चे आप कहेंगे भैया अन्य नाम इसका क्या होगा? आप कहेंगे भैया हातिम ताई। हातिम ताई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या कहेंगे? आप कहेंगे हातिम ताई सेकंड। हातिम ताई सेकंड भी इसको बुलाया जाता है। और क्या सबसे महत्वपूर्ण रहेगा? वो रहेगा जिसका नाम है चंद्रमा का देवता। क्या कहेंगे? चंद्रमा का देवता या चंद्रमा का बेटा। देवता, देवता कहें या बेटा कहें, बेटा शायद देवता है बेटा है, मुझे कन्फ्यूजन है इसमें। एक बार मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा, ओके। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ओके। तो आप लोग मुझे इसका बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये बात हो गई इसके अन्य नामों के बारे में। तो अन्य नाम क्या है? लाख बख्श, पील बख्श, हातिम ताई। और पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान करने वाला, लाखों, लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला। बात करें हातिम ताई, उसके बाद इसका अन्य नाम होगा चंद्रमा का देवता या चंद्रमा का बेटा। इसमें मुझे कन्फ्यूजन, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में क्लियर करके इसको बता दूंगा, ओके। अब बात करते हैं इसकी राजधानी के बारे में। जब ये शासक बन गया, गद्दी पर बैठ गया 1206 में। 1206 में जब ये गद्दी पर बैठ जाता है, तो उसके बाद भैया राजधानी बसाएगा, शासन करेगा। तो 1206 में गद्दी पर कब, टाइमिंग क्या थी गद्दी पर? अगर बात करें डेट क्या थी? राज्याभिषेक। तो भैया इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो आप कहेंगे 24-25 जून, 24-25 जून 1206। भैया 24-25 क्यों बोल रहे हैं? 25 बोल दिया, 24 बोल दो, क्योंकि 24-25 कन्फ्यूजन में रहती है हर समय। तो बेटर जो रहेगा वो 24 लेके चलो। 25 के दिन ये बन चुका था, तो 24-25 लेके चलते। पेपर में अगर 24 आया तो बेटर है, 25 आया तो बेटर है। दोनों को याद करके चलना। बस पेपर में दोनों देता नहीं है, अगर देगा तो दोनों पे ऑप्शन लगा देना। वैसे तो 24 ज़्यादातर देता है, ओके। तो 25 भी आपको जान के चलना, कभी कभार 25 दे दिया फिर, तो इसलिए पता होना चाहिए। तो आप लोग 24-25 दोनों रखना। 24-25 मध्यरात्रि को इसका वो हुआ था, राज्याभिषेक हो जाता है। जब गौरी की आत्महत्या, गौरी की मौत हो जाती है, गौरी को मार दिया जाता है, ओके दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी राजधानी के बारे में जानते हैं। जैसे कि राजधानी के बारे में बोले लाहौर, ओके। स्क्रीनशॉट देना चाहते हो ले लो, हो गया क्लियर, ओके। चलो क्लियर करता हूँ मैं इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। भैया सारा आज जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, कि जो दिल्ली सल्तनत है ना आपका, और जिसमें आप लोग जो शासक पढ़ते हैं,
जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, खिलजी वंश से खिलजी शासक हो गए, या फिर और भी शासक तुगलक वंश से हो गए, या लोधी वंश से, या अन्य वंश से। तो आपका जो कन्फ्यूजन रहती है इन वंशों को पढ़ने के क्रम में, तो वो क्रम आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाने वाला है। सारे क्रम को आप क्रम वाइज समझ जाएंगे, क्रम वाइज क्या रहता है, ये कौन कौन से शासक है, क्या क्या कार्य किए इन शासकों ने, सारी चीज़ें आपकी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो सारे डाउट क्लियर होंगे तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपको करना होगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास सेंड करना होगा, चैनल को सेंड कर दो। राजधानी, अब बात करते हैं भैया इसकी राजधानी। तो भैया राजधानी इसने अपनी कौन सी बताई, तो आप कहेंगे भैया राजधानी ये बसाता है लाहौर, कहेंगे कि लाहौर थी इसकी राजधानी। लाहौर, लाहौर की हुई, लाहौर ये इसकी राजधानी होगी। लाहौर में राजधानी, तो भैया अच्छा, तो बताओ सही सैन्य राजधानी क्या थी, या बोलें कि इसकी सैन्य राजधानी कौन सी थी, तो आप कहेंगे लाहौर थी राजधानी थी वैसी, पर सैन्य राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जिसको हम दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। सैन्य, तो आप कहेंगे भैया सैन्य राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ओके, तो इंद्रप्रस्थ इसकी कौन सी थी, इसकी सैन्य राजधानी। ओके दोस्त, राजधानी हमने जान ली, पहली राजधानी जिसको हम लाहौर कहते हैं, बाद में इसने एक सैन्य राजधानी जिसकी हम कहते हैं इंद्रप्रस्थ। बाद में क्या इसने भैया राजधानी अपनी परिवर्तित करी है, हाँ बाद में इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली ले जाता है, पूरी तरीके से दिल्ली को राजधानी बना लेता है। ओके, अभी तक सिर्फ सैन्य राजधानी है, बाद में पूरी तरीके से लाहौर को शिफ्ट करके दिल्ली ले जाता है राजधानी के तौर पर। क्लियर, बोले भैया नो डाउट, ऑल क्लियर। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, इसकी कुछ बातों के बारे में। मैं मिटा क्यों रहा भैया कन्फ्यूजन हो जाता है भाई, मिटाना चल रहा था मैं, बताओ यार। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं, क्या इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण करी है, बताओ मुझे, क्या इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण करी है। कमेंट बॉक्स से यस या नो लिखो, क्या कहेंगे, यस या नो। आप कहेंगे भैया यस या नो मतलब क्या होगा, तो आप यस या नो करके मुझे बताओ कि इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण करी है। तो आप कहेंगे इसने कभी सुल्तान की उपाधि ली या नहीं ली, तो आप कहेंगे नहीं ली, नहीं धारण की। तो आप कहेंगे भैया इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, नहीं की। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं की इसने। तो आप कहेंगे भैया इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करी। ओके भैया, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करी, फिर इसको कौन सी उपाधि थी, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे, आप कहेंगे मलिक और सिया सापुर की उपाधि। क्या कहेंगे, सिपा सलार की उपाधि। कौन सी उपाधि, आप कहेंगे मलिक एंड शिपा सलार, शिपा सलार की उपाधि। अच्छा भैया ये उपाधि ये लेता है, हाँ इसकी उपाधि ये होती है ममलूक या सिपा सलार। तो भैया ये उपाधि इसको दी किसने, तो आप कहेंगे इसने गौरी ने इसको उपाधि दी थी। गौरी ने क्या किया था, इसको किससे खरीदा था, तो आप कहेंगे गौरी ने इसको मिर्जा अजीज से खरीदा था। मिर्जा अजीज से गौरी ने इसको खरीदा था कुछ कोड़ों में, क्या बोलेंगे, कुछ कोड़ों में इसको खरीदा था। उस समय जो पैसे चलते थे उसको बोलते थे कोड़। तो मिर्जा अजीज से इसको किसने, गौरी ने इसको खरीदा था, तुगलक को, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या कहेंगे, गौरी ने इसे मिर्जा अजीज से कौन, क्या बोलेंगे, कंका से खरीदा था। और खरीदने के बाद क्या किया, इसको ये दो उपाधि दी थी। किसने, गौरी ने उपाधि दी। उपाधि क्या दी, उपाधि दी। तो भैया कौन सी उपाधि दे दी, तो गौरी ने इसको सिपा सलार और
मलिक की उपाधि दे देते हैं। तो इसने कौन सी उपाधि धारण करी? तो आप कहेंगे, अगर कहीं पूछा जाए कि गुलाम, अगर बात करें जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि कौन है, तो आप बोले कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि है मलिक या सिपह सलार। अब बात करें ये उपाधि दी किसने, तो आप कहेंगे ये उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सॉरी किसने, मोहम्मद गौरी ने दी। मोहम्मद गौरी ने इसको किससे खरीदा था? उपाधि की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। किससे खरीदा था? मिर्जा अजीज से, कुछ कौड़ियों में। उस समय जो रुपया चलता था उसको बोलते कौड़ी, तो कुछ कौड़ियों में इसको खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? कोका से, कोका से इसको खरीदा था यहाँ पे। ओके, चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। उपाधि इसकी हो गई, कितनी कौन सी उपाधि थी, कौन सी उपाधि नहीं धारण की, ये भी जानना जरूरी था, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते कि भैया सुल्तान की उपाधि इसने धारण करी थी कि नहीं करी थी। तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करी। अब बात करते हैं राजधानी परिवर्तन। भैया राजधानी परिवर्तित किए कितने की इसने, तो आप कहेंगे डीएल टू लाहौर। कहाँ ले गया भैया? आप कहेंगे दिल्ली से लाहौर ले गया। ओके, जैसे हमने बात कही थी लाहौर ले गया था, तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। पहले दिल्ली थी, उसके बाद लाहौर ले गया। मैंने पहले वीडियो में थोड़ा गलत बोल दिया, मैंने दिल्ली तो लाहौर, लाहौर तो दिल्ली बोल दिया, उसके लिए सॉरी, वेरी सॉरी। अब क्लियर कर लेना, उसको मिटा के सही कर लेना। ओके, क्या कहेंगे? लाहौर किया है, राजधानी दिल्ली तो लाहौर ले गया। इसके कार्य क्या हुआ और क्या किया इसने? इसने क्या खुतबा नहीं पढ़वाया था? इसने क्या किया? इसने खुतबा नहीं पढ़वाया, खुतबा नहीं पढ़ पाया। अच्छा मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि खुतबा होता क्या है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि खुतबा होता क्या है। सर्च करो, रिसर्च करो, कहीं से भी करो, मुझे खुतबा के बारे में जानकारी दो कि खुतबा होता क्या है। कमेंट बॉक्स में बताओ खुतबा क्या होता है। फिर हम लोग एक वीडियो और करेंगे जिसमें हम जानेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसी हुई, इस्लाम धर्म को कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया। दो प्रकार के इस्लाम धर्म होते हैं, जिसमें सिया और सुन्नी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो सिया और सुन्नी है कौन, कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, कैसे कुरान जो हम पढ़ते हैं, जो मुस्लिम भाई हमारे हैं जो पढ़ते हैं, वो कैसे आई, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर दूँ। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट ले लो, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर आगे जानेंगे और भी चीज़ों के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग इसको क्लियर करने के बाद फिर राजधानी हो गई है, इसके निर्माण कार्य के बारे में बात करेंगे। निर्माण कार्य में जिसके बारे में बात करा था मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, क्या वही ऐबक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ स्थित है बताओ मुझे। कुतुब मीनार घूमने कौन कौन गया है ये भी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, कि भैया कुतुब मीनार घूमने गया हूँ। और तो कुतुब मीनार घूमने गए हो तो कुतुब मीनार में देखा क्या तुमने? भैया कुतुब मीनार घूमने गए तो कुछ तो देखा होगा ना, क्या देखा, क्या चीज़ तुम्हें वहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ से बात कर रहा हूँ, और भी चीज़ें मत बता देना। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बता सकते हो, कुछ गलत चीज़ मत बता देना। जो देखा है रियल, जो वहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें देखी हैं तुमने, वो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि हिस्टोरिकल चीज़ें क्या देखी तुमने कुतुब मीनार के अंदर। क्या कहेंगे? कुतुब मीनार। अब इसके निर्माण कार्य की बात करते हैं। निर्माण कार्य में सबसे पहले चलो कुतुब मीनार को ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कुतुब मीनार। तो भैया कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण कार्य शुरू कब हुआ और कैसे इसका निर्माण कार्य हुआ? क्या कुतुब मीनार पूरा हो पाया था? क्या ये पूरा कर पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को? बात करते हैं। इसने क्या कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया था। इसने क्या किया भैया? आप कहेंगे भैया इसने कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया। अब हम बात करते हैं कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो आप बात करेंगे कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। क्या बोलेंगे? 72.5 मीटर जो है कुतुब मीनार की ऊंचाई है। ऊंचाई की बात कर लें। ओके भैया, ऊंचाई होगी। अब इसको क्या कहा जाए? लुग्मिया पूर्व। क्या बोलेंगे? लुग्मिश पूर्व। इसको
किस बोलते ना किस बोझ में बना है, सॉरी, जैसे बोलते गुम्बद कला का निर्माण होता है तो इसकी शैली में, तो इसका शैली कौन सी है? लुग्मेश पूर्व, लुग्मेश पूर्व शैली में इसका निर्माण हुआ है। तो कौन सी शैली की रहेगी? लुग्मेश पूर्व शैली, तो शैली है ये। ओके दोस्त, अब बात करते हैं क्या कुतुब मीनार को कभी यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे कुतुब मीनार को यूनेस्को में शामिल कब किया गया? आप बोलेंगे 1993 में। ओके, 1993 में इसको यूनेस्को में शामिल किया जाता है कुतुब मीनार को। कुतुब मीनार को यूनेस्को में विश्व धरोहर संस्था में शामिल किया जाता है इसको। ये इसके निर्माण कार्य के बारे में जान रहे हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आप बोलोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसके बारे में डाउट आता है कि इसको कार्य पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था, वो हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे कि इसका कार्य पूरा किसने करवाया था। क्या कहेंगे? यूनेस्को में शामिल, क्या बोलेंगे? यूनेस्को में शामिल कब कर लिया? 1993 में, 1993 में, 1993 में। ओके, अब इसका बात करते हैं इसका पूरा करने का कारण, क्योंकि भैया जब कुतुब मीनार का इसने निर्माण शुरू करवाया था ना, तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू तो हो गया था, पर इसको बनाने में बड़ा दिक्कत आ रहा था। बार बार बन रहा है, बार बार गिर रही है, बार बार बन रही है, बार बार गिर रही है। आपने देखा होगा कुतुब मीनार का निर्माण कैसे हुआ है। आप लोग जब देख जाएंगे तो कुतुब मीनार का निर्माण बजरी से हुआ है, और भी चीज़ों के इसमें चीज़ें शामिल करी गई, तो उसे बनाने में बहुत कठिनाई को शामिल करना पड़ा। बार बार बन जाती है, बार बार गिर जाती है, तो उसको बनाने में बहुत कठिनाई का सामना करना। उसके बाद ये बनी है। फिर भी जब इसको पूरा नहीं कर पाया, 4 वर्ष की इसकी शासन कर रहा है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाए तो इसको कार्य तो पूरा नहीं हो पाया था इसके समय पे। तो इसका पूरा कार्य करने का कार्य किसने किया? हम लोग जानेंगे फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक रहता है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरा करवाने का इसको श्रेय दिया जाता है। अब यह क्या भारत की सरकार भी इस पे कार्य कर रही है, इसकी धरोहर की रक्षा कर रही है? तो आप कहेंगे हाँ, भारत सरकार भी इसकी धरोहर की रक्षा करती है, क्योंकि अब यूनेस्को में शामिल हो गया तो ये कि विश्व धरोहर बन चुकी है। विश्व धरोहर का मतलब क्या? विश्व में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये घूमने लायक टूरिज्म एरिया बन चुका है। तो यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे गए हैं। तो आप लोग जानेंगे मेहरौली की तरफ जाओगे तो मेहरौली में ये पड़ती है, क्या पड़ती है? कुतुब मीनार। दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार पड़ती है, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। कुतुब मीनार में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अशोक एक स्तंभ गड़ा हुआ वहाँ पे, लोहे का जो देखेंगे आप स्तंभ गड़ा हुआ है वहाँ पे, उस स्तंभ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई बीच में। आप देखना कभी जाओगे तो देखना जरूर, इसमें चीज़ों को पढ़ना। खरोष्टी लिपि में लिखी है, समझ में कम आएंगी। गूगल सर्च कर लेना भाई, गूगल पे तो मिल जाएगी ना, हाँ गूगल सर्च कर लेना। ओके, अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। अब हम लोग ऊपर सबसे पहले हम लोग कार्य निर्माण जान लिया कुतुब मीनार का। उसके बाद किस चीज़ का कार्य निर्माण हुआ है? उसके बाद कार्य निर्माण हुआ है गुंबद कला का विकास। इसके समय पर कौन सी कला का विकास हुआ? आप कहें गुंबद कला का विकास हुआ। भैया गुंबद कला क्या होती है? गुंबद कला का मतलब क्या होता है कि जो आपने मस्जिद होगी, आप इन सब पे आपने देखा होगा ये ऐसा गोल सा बना हुआ था। क्या होता है? गोल सा रखा होता है। जैसे हम ये माने कि ये ऐसा हो गया, ये क्या, इसको गुंबद कहते हैं। ये क्या होता है? गुंबद, ये है गुंबद। तो इसको गुंबद कला का निर्माण कहा गया, इसको गुंबद बोला जाता है। और दोस्त तो ये गुंबद रहा है। अगर हम बात कर ले एक मैप की, जा थोड़ा समझ लेते हैं कि दिल्ली था कहाँ। थोड़ा सा छोटा सा मैप बना लेता हूँ। ये है अपना इधर, इधर को आप देखो छोटा सा दिल्ली लगा हुआ है। इधर से जाओगे, इधर हरियाणा ऊपर जाता है, इधर यूपी वगैरह पड़ जाता है, इधर जम्मू कश्मीर वगैरह पड़ जाता है। तो इधर आप देखो, इधर नेपाल बॉर्डर पड़ जाता है। इधर आप देखो ये क्या है? ये अपना दिल्ली है, जिसको हम कहते हैं DL। ये है दिल्ली, ये इधर यूपी अपना यूपी पड़ जाता है। तो अपना मैं क्यों बोल रहा कि सारे स्टेट अपने ही हैं भाई, किसी दूसरे के नहीं है। ओके, कि सब बात ऐसी है कि सब लोग अलग अलग स्टेट से, ऊपर परिवार तो एक ही हो ना, फैमिली तो एक ही हो ना। आप लोग रोजगार सारथी के परिवार, तो सबके लिए एक ही देश है, एक ही राष्ट्र है, एक ही देश है। स्टेट अलग अलग है तो क्या हुआ, भाषा अलग अलग तो क्या हुआ, हैं तो सभी इंसान। बात करता हूँ। चलिए
बात कर लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली कहाँ है, यहाँ से हो जाती है। तो दिल्ली का मैपिंग हमने यहाँ से समझ लिया, दिल्ली को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए, अब गुम्बद किले का निर्माण होता है इसके समय पे। और कौन से किले का हुआ है, तो आप बोलोगे मेहरवान कला का, मेहरवा कला। कला का विकास, कौन सी कला का विकास, आप कहेंगे भैया मेहरबान कला का विकास। अच्छा भैया मेहरबान कला का ही विकास हुआ था इसके समय। हाँ, मेहरबान कला का विकास भी इसके समय पर ही हुआ है। तो मेहरबान कला का विकास भी अब मेहरबान कला क्या होती है, आप लोगों ने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि डिज़ाइनें बनी होती है, अलग अलग डिज़ाइनें होती है और कुछ खिड़कियाँ बनी होती है जिससे बाहर देखा जा सके। तो वो मेहरबान कला होती है जिससे लोग या शासक हो जो झांक के देख सके, जिसको बोलते हैं झरोका या फिर कुछ और। ओके, तो उसको मेहरबान कला का बोला गया। डिजाइनिंग अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो रहा है तो मुझे बता दे भैया, डाउट है क्लियर करूँगा। ये यहाँ तक क्लियर हो जाता है। जगह थोड़ी कम है, एक दो चीज़ें और यहीं पे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, चलो इसको फिर आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पे नहीं आ पाएगा। फिर नीचे चलाया फिर दिखेगा नहीं सही से। ओके, क्लियर करता हूँ। गुम्बद कला समझ गए हम लोग, मेहरबान कला समझ गए, 2.5 दिन का झोपड़ा भी जान लेते हैं। और क्या चीज़ हुई हैं, भारत की पहली मस्जिद, अगर बात करें भारत में पहली मस्जिद कौन सी थी तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या बोलेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़े का मतलब क्या होता है, इसकी मान्यता है कि ये झोपड़ा जो है, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये 2.5 दिन में ही बन के तैयार होता है। कितने, 2.5 दिन में, मतलब पूरे पूरे बोला 2.5 दिन के बाद का, 2 दिन आधा हाफ, इतने दिन में बन के चाहिए था। अच्छा भैया 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया था, तो 2.5 दिन में बन के पूरा तैयार नहीं होता, ये आधा हुआ है। आप लोग जाएंगे तो देखेंगे ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आधा बन के तैयार हुआ था, उसके बाद इसमें कार्य नहीं हुआ है। तो 2.5 दिन में कितने सैनिक लगे होंगे उसको बनाने में। सोचो जब एक घर बनाते नॉर्मली समय लगता है, अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि 2 दिन में 3 दिन में पूरे पूरे घर बन के तैयार हो जाते हैं। सोचो पहले के समय में उन्होंने कैसे वो कार्य शुरू किया होगा, कितनी उस समय जनसंख्या लगी होगी इसको बनाने में, कितने कारीगर लगे होंगे इसको बनाने में, कितने मजदूर लगे होंगे इसको बनाने में। और वो 2.5 दिन में उनको खड़ा करना था, उसको पूरा स्थापित करना था। पर 2.5 दिन में बना था, मुश्किल था। तो फिर क्या हुआ, जब ये 2.5 दिन में बन के तैयार तो इसको पूरा नहीं हो पाया, तो इसमें एक तो चीज़ें मिलती हैं हमें। 2.5 दिन का झोपड़ा अगर देखें, अगर आप देखना चाहते हो तो जा सकते हो कहाँ, अजमेर। कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए, आपको देखने के लिए मिलेगा अजमेर में। अजमेर में जाओ, इसको देखने के लिए जा सकते हो, अजमेर। ओके, अजमेर में आप देखने के लिए जा सकते हो। अब बात करते हैं 2.5 दिन के झोपड़े में है क्या चीज़ें। तो 2.5 दिन के झोपड़े में पहले क्या है, संस्कृत, इसमें यहाँ पे क्या था, पहले संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिया गया था। पहले क्या हुआ, यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिया, संस्कृत महाविद्यालय। क्या बोले, संस्कृत विश्वविद्यालय बोले, महाविद्यालय बोले, क्या बोले, संस्कृत महाविद्यालय। विश्वविद्यालय तो नहीं बोलेंगे, महाविद्यालय बोलेंगे, सॉरी, क्योंकि विश्वविद्यालय तो विश्व पे होता है पूरा, ये महाविद्यालय था, सबसे बड़ा विद्यालय। तो संस्कृत महाविद्यालय ये हो जाता है। तो भाई संस्कृत महाविद्यालय होने के बाद इसको बनवाया किसने था, तो आप कहेंगे विग्रह, विग्रह राज, विग्रह राज फोर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। संस्कृत महाविद्यालय इसको बनवाया था। पहले तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा था, बाद में इसको परिवर्तित कर दिया गया संस्कृत महाविद्यालय में। ओके, अगर इसकी बात करें तो इसको तो बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर इसको परिवर्तित कर दिया किसमें, संस्कृत महाविद्यालय में। तो ये क्या, विग्रह राज ने, विग्रह राज ने इसको संस्कृत महाविद्यालय में परिवर्तित कर देते हैं। अगर बात करें इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें कुछ लिखे हुए हैं, कुछ चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई हैं। तो वो चीज़ें कौन सी है, इसमें लिखा हुआ हरिकेट नाटक। कौन सा, हरिकेट नाटक। क्या कहेंगे, इसमें हरिकेट नाटक लिखा हुआ है। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको, हरिकोट नाटक। कौन सा नाटक, हरिकोट नाटक लिखा हुआ है। आप कहेंगे हरिकोट नाटक,
क्या कहेंगे बच्चे? आप सब बच्चे कहेंगे इसमें हैरीक्वेट नाटक लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? आप कहेंगे 2.5 दिन के झोपड़े के ऊपर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि आज हम लोगों ने सारी चीज़ जानी, इसके निर्माण कार्यों के बारे में जानी, कुतुब मीनार का निर्माण, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण, गुम्बद किले का निर्माण, मेहरवे किले का निर्माण, ये सब चीज़ों का निर्माण हमने जान लिया। किसके शासनकाल में हुआ? कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के। अभी यहीं पे जान लेते हैं। अब बात करें भारत की पहली मस्जिद, तो भारत की पहली मस्जिद कब बनाई गई, कैसे बनी, ये सब चीज़ जानते हैं। भारत की पहली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? की पहली मस्जिद, तो आप कहेंगे भारत की पहली मस्जिद जो है वो चेरनामा है। क्या बोलेंगे? चेरमान। चेरमान भैया, चेरमान घुमा। क्या बोलेंगे? चेरमान घुमा कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे भैया चेरमान घुमा जो स्थित है केरल में। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं कि ये पहली मस्जिद कहाँ पर है, चेरमान घुमा, तो आप लोग जा सकते हैं केरल में। केरल में जाकर देख सकते हैं। और अगर केरल का कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो उसको तो पता ही होगा केरल में कहाँ है। तो आप लोग एक कमेंट में बताओ कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, कहाँ से। कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे भी पता चले कि मेरे कहाँ से मेरे सब्सक्राइबर हैं। कहाँ सब्सक्राइबर नहीं बोलता मैं, क्या बोले, कहाँ से मेरे फैमिली के बच्चे देख रहे हैं। क्योंकि आप लोग सब मेरी फैमिली हो, तो फैमिली से ही हो, तो मैं कहूँगा कहाँ से मेरी फैमिली मुझे देख रही है। ओके दोस्त, एक मिनट जरा यार। एक मस्जिद और है जिसको बोलते हैं कुतुब उल इस्लाम। क्या बोलेंगे? कुतुब उल इस्लाम। उल इस्लाम, कुतुब उल इस्लाम। तो कुतुब उल इस्लाम कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे भैया कुतुब उल इस्लाम इसलिए है स्थित है दिल्ली में। कहाँ पर? आप कहेंगे भैया कुतुब उल इस्लाम स्थित है दिल्ली में। अब दिल्ली में स्थित हो जाती है, ओके भैया अच्छी बात है, दिल्ली में स्थित है। तो चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद जगह नहीं बचेगी ना हमें बताने के लिए, या फिर चलो मैं क्लियर कर देता हूँ फिर बताता हूँ इसको, क्योंकि ये जगह कम है, स्पेस कम है, स्पेस की वजह से बताने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन की मौत। यहाँ पे तो निर्माण कार्य हो चुके हैं, सब कुछ हो गया। चलिए निर्माण कार्य फिर मिटा देते हैं। इसकी मौत का कारण क्या था? आप बोलेंगे भैया क्या ऐसी किसी शासक ने इसको मार दिया था, क्या इसके परिवार वालों ने किसी ने इसको मार दिया था, या फिर ये खुद मर गया था? तो इसकी मौत का कारण क्या था? मौत का कारण था चौगास, या जिसको बोले पोलो। बहुत से उस समय बोलते हैं चौगास, अभी भी चौगास नाम बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, पर पोलो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग जानते हैं। क्या बोलेंगे? पोलो, जिसमें क्या होता है घोड़े वाला पोलो, जिसमें घोड़े पे बैठकर बॉल को मारना होता है, छेद में जो होती है हॉल होता है जहाँ पर डालना होता है उसको। बड़े से ग्राउंड में खेला जाता है, ये अमीर लोगों का शौक होता है ये। तो पोलो खेलते समय इसका क्या हुआ? पोलो जब खेल रहा था, पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है, और घोड़े से गिरने के कारण इसकी मौत हो जाती है। अब आप कहोगे भैया क्या ऐसा हो सकता है कि घोड़े से गिरने के कारण किसी की मौत हो जाए? भैया दुनिया में सब कुछ संभव है, कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, और सब कुछ संभव है। बस मानना और न मानना हमारे दिमाग के ऊपर होता है कि ये चीज़ मान लो, वो चीज़ नहीं मानो। कभी आप कहोगे कि कोई बच्चा आदमी बैठे बैठे मर जाता है, होता है ना, हार्ट अटैक आके मरता है, तो हुआ होगा कि ये गिरा होगा, तो गिर के हो सकता है घोड़ा इसको करोड़ते हुए ले गया होगा, उस कारण इसकी मौत हुई होगी। तो नाम तो ये आता ना कि घोड़े से गिरने के कारण हुई है। भाई एकदम घोड़े से गिरेगा, मर तो नहीं जाएगा कोई। हुआ ये होगा कि घोड़े से जब जा रहा होगा, तो जाते जाते ये घोड़े से गिरा, घोड़ा एकदम भग रहा होगा, तो भागते भागते घोड़ा इसको लपेटते हुए अपने साथ में लेते चला गया, और फिर ज़्यादा घिसने के कारण धरती में इसकी मौत हो जाती है। तो ये कारण माना जा सकता है। क्या बोलेंगे इसकी मौत का कारण? पोलो या चौगास? पोलो या बोले चौगास बोल रहा, सॉरी चौगान। क्या कहें? पोलो या फिर चौगान? पोलो या फिर चौगान। तो ये इन चीज़ को खेलने के बाद इसकी मौत हो जाती है खेलते समय। क्या बोले? खेलते समय।
समय टाइमिंग क्या थी, मतलब क्या डेट थी जब इसकी मौत हुई, तो आप कहेंगे 1210 में ये लुढ़क जाता है, 1210 में इसकी मौत हो जाती है। तो भैया 1210 में इसकी मौत हो चुकी है। मौत होने के बाद शासन की गद्दी पर कौन आएगा वो हम लोग जानेंगे। इसका अगर बात करें इसका मकबरा, मौत तो हो गई है वो हम जानेंगे आगे, किसके शासन से बात कौन आता है। इसका मकबरा, तो ये इसका मकबरा कहाँ बना है, तो आप कहेंगे मकबरा इसका बना है लाहौर। क्या बोलेंगे, लाहौर। लाहौर इसका मकबरा है। अब लाहौर ने इसको मकबरा बनाया तो कहाँ बनवाया, आप कहेंगे लाहौर ने जो मकबरा बनवाया वो बनवाया था, किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। मकबरा जो बनवाया लाहौर में बनवाया, बनवाया किसने था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बनवाया। ओके दोस्त, आप कहेंगे भैया इसका जो मकबरा है इल्तुतमिश ने बनवा देता है, इल्तुतमिश भैया मकबरा बनवा देता है। अच्छा भैया अच्छी बात है, मकबरा इसने बनवाने का कार्य शुरू करवा दिया। मकबरा बन चुका, किसका बनवा मकबरा, ऐबक का। आप कहेंगे ऐबक का। कौन सा ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, या बोले ऐबक, नाम याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। भैया कुतुबुद्दीन ऐबक तो लुढ़क गया, खत्म हो गया, 1210 में इसका शासनकाल समाप्त हो गया। 1210 के बाद फिर एक व्यक्ति आता है जो शासन करेगा, कुछ वर्षों तक शासन रहता है उसका, जिसको हम जानते हैं आराम शाह के नाम से। इसको हम बाद आया भैया आराम शाह। आराम शाह कब आया, आप कहेंगे 1210 में आया। 1210 में शासन, एक मिनट ओके, क्या हुआ, 1210 में आराम शाह आया, शासक बना। शासक बन जाता है भाई साहब, ये शासक तो बन जाता है, पर शासक बनने के कारण इसकी मौत भी हो जाती है। शासक बनने के कारण इसकी मौत कैसे होती है, इसको एक बार युद्ध में जाना होता है जिसका नाम है जूडो का युद्ध। आप लोगों ने सुना होगा युद्ध का नाम, जिसको हम कहते हैं जूडो का युद्ध। जूडो के युद्ध में क्या होता है, इसकी मौत हो जाती है। शासक बना और इसकी मौत 1211 में हो गई। किसमें हुई, मौत का कारण क्या था, जूडो का युद्ध। जूडो के युद्ध में इसकी मौत हो जाती है और ये निपट जाता है। जब इसकी मौत हो गई तो उसके बाद एक शासक आया जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक है दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद हम लोग एक महिला के बारे में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि रहती थी किसकी तरह, पुरुषों की तरह, कपड़े पुरुषों की तरह पहनती थी, पर थी महिला। क्यों, उसको कितने लोगों के साथ, उसको बोलते ना किसको लोगों के साथ उसका विवाद था, कितने लोगों को उसने प्रताप क्या बोलते हैं, उसकी यातना सहनी पड़ी, उसको बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी। इसके बाद आया भैया इल्तुतमिश, या बोले इसके बाद आया इलाम खां। इलाम खां था इल्तुतमिश का पिता। इलाम खां, इलाम खां आया, इलाम खां ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और फिर क्या होता है, इलाम खां जब आता है तो इल्तुतमिश कब बैठता है, इल्तुतमिश आप कहेंगे इल्तुतमिश बैठता था गद्दी पर। इल्तुतमिश गद्दी पर आ जाता है 1211 से लेके 1236 तक। 1211 से लेकर 1236 तक गद्दी पर कौन रहेगा, आप बोलेंगे इल्तुतमिश। उसके बाद आ जाता है रजिया सुल्तान। तो यहाँ तक हम लोगों ने यहीं तक आज कवर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे। इल्तुतमिश तक छोड़ देते हैं, इल्तुतमिश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इल्तुतमिश को क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इल्तुतमिश को। तो दोस्त, इल्तुतमिश वही व्यक्ति जिसको हम गुलामों का गुलाम कहते हैं। गुलामों का गुलाम क्यों, क्योंकि ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। क्या कहें, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, तो इसलिए हम इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। ओके, शासक का शासक नहीं कहेंगे। तो दोस्त, आज उम्मीद करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, सोचा है कि
आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा, क्योंकि जो मैंने चीज़ें समझाई हैं बेटर समझाई हैं, अच्छा कंटेंट दिया आपको। कंटेंट में मैं बार बार इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कंटेंट आप लोगों के लिए सही है। मैं बार बार बोल के ये नहीं कहना चाहता कि नहीं मेरा कंटेंट अच्छा है, नहीं भाई, कंटेंट कभी कभार हो सकता है मेरा कुछ ख़राब हो कुछ अच्छा, पर मैं मेरे हिसाब से मेरा कंटेंट बेस्ट है। मैं अपना कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको कंटेंट आप सोचोगे कि आपको जो आप पेड क्लास लेते हो उनमें आपको वो कंटेंट मिलेगा। अब जो कंटेंट आपको पेड क्लास में मिल रहा है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ तो बेटर है ना, उसका कोई पैसा भी नहीं और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो चुके हैं, उन प्रैक्टिस सेट को भी लेना चालू करें। करंट अफेयर के भी स्टार्ट हो चुके हैं, करंट अफेयर भी रोजाना पढ़ी जाती है, उनको भी लेना चालू करें, जिससे अपनी तैयारी को और बेहतर से बनाया जाए। प्रैक्टिस सेट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, उम्मीद करूँगा ये सारा समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, जय भारत।